ओके, यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे रिगार्डिंग 2017 एथिक्स पेपर और कोशिश करेंगे आंसर को डिकोड करने का। पूरा आज़ादी है फ्री माइंड से सोचने का तुम लोग को, और सोचना है और बोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लो, 2017 एथिक्स पेपर, और जल्दी समझने का प्रयास करो। बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन को पढ़ के समझने का, तो बहुत तेजी से समझो। और हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि तुम लोग इंग्लिश में तैयारी कर रहे हो, ये भी बताना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीतीश। नीतीश को दे दो, ये दे दो। पहले क्वेश्चन समझाओ सभी। हाँ, इसमें तो फर्स्ट इसमें बात किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि पब्लिक सेक्टर में ये इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से होता क्या है, मतलब इसका क्या रोल है पब्लिक। बताओ, ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, समझाओ। सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है पब्लिक सेक्टर में, ये इस तीन चीज़ की वजह से। ऑफिशियल ड्यूटीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कभी कभी, ये जो कि पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो जाता है, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। और पर्सनल इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात आ जाता है, जब हम प्रोफेशनल चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रोल क्या है पब्लिक सेक्टर में। क्या मुझसे कुछ बता रहे हो? क्या ये क्वेश्चन है? कॉन्फ्लिक्ट सर, यही है पूरा पढ़ ही नहीं रहा है, नीचे सर। क्वेश्चन है। और हाँ, नीचे में बता रहा कि इसको, मतलब क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रोल पब्लिक सेक्टर में, और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निगेटिव टर्म है, इसका दोनों पहले हमको क्वेश्चन ढंग से समझाओ ना। क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ाई नहीं है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। नहीं सर, पढ़े पूरा। जैसे कि क्वेश्चन वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेस व्हेन ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर। ये कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ, ये समझे? अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करते हैं सवाल। अब पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन ये तुमको डिफाइन कर दिया है, डिफाइन कर दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। अब तुमसे सवाल किया जा रहा है, हाउ कैन दिस कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन बी रिजॉल्व, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। समझे? यस सर। वो तुमको स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में तुमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया कि देखो बाबू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, कैसे उसको रिजॉल्व करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में? ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए। हाँ, तो दो सुनील को दो। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तुम लोग? यस सर, समझ में आ गया। से क्या करना, आंसर देना है कैसे? हाँ, सुन लो। This conflict can be resolved if we follow the work ethics in a very good manner. That time the conflict of interest will be not there, and when we will prioritize our ethics in our public sector, then we can minimize the conflict of interest. And also try to get not involved in private things in public. That will also reduce the conflict of interest. And personal interest is also same. ठीक है, पास कर दो अंकित को।
ये सर इसको जिस बहुत सारे ऑफिशियल्स ड्यूटीज़ में और पब्लिक इंटरेस्ट में भी मतलब उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। जैसे कि सर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि हुआ क्या कि पर्सनल वर्क एथिक्स प्रोफेशनल वर्क एथिक्स को सर पास कर देता है, तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम जिनके प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके सीख सकते हैं कि हम इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे सरपास कर सकते हैं। जैसे कि सर हो गए हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हो गए, जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने वर्क एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम अपने वर्क को डेडिकेशंस जो भी डेडिकेशंस हो गया सर, करेज हो गया, डिटर्मिनेशन वर्क, ये सब, और हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको फॉलो करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। अब और ये पर्सनल वर्क को हम प्रीफर नहीं दे करके हम अपने प्रोफेशनल वर्क को प्रीफर देंगे, यहाँ पे वहाँ पे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और सर और क्या कहते हैं ठीक है, तुम लोग कुछ बोलना है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ला यस, अब मैं तुम लोग को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पढ़ लो। हम लोग 2017 एथिक्स पेपर 4 यानी कि पेपर 4 एथिक्स उसको डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ो जरा उसको और समझने का प्रयास करो। करेक्ट? यस सर। समझ गए तुम लोग? उसको पास करो अभी से खुद। पहले क्वेश्चन समझो। सर क्वेश्चन में सर बोल रहा है सर अपने सर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर जो कि सर हमारा खुद का जो कि मतलब एथिक्स है, मतलब खुद से समझौता मतलब नहीं करें अपने मतलब खुद के एथिक्स से। अगर खुद के एथिक्स से अगर हम समझौता करते हैं तो हम मतलब जो कि जो भी अगर हम कर सकते वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रास्ता भटक जाना। इसमें क्वेश्चन क्या है? ऐसा कहा जा रहा है मगर ठीक है तुम क्वेश्चन के क्लोज हो, मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा जाता। तुम्हारा जो इंटीग्रिटी है, हिंदी में लिखा गया सत्यनिष्ठा। ऐसे मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुम लोगों को बताने के लिए सत्यनिष्ठा की भी मैं बताता हूँ तुम लोगों को कि इंटीग्रिटी मेन वर्ड है ना, बाकी एथिकल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। इसमें कहा जा रहा है कि आपका इंटीग्रिटी का टेस्ट कैसे हो। आपके इंटीग्रिटी का टेस्ट का तरीका एक ये हो सकता है कि आप अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। जैसे मान लो कि कभी कभी हम सिचुएशनल एथिक्स में फंस जाते हैं और हम फेवर कर देते हैं और डिसीजन दूसरी तरफ से ले लेते हैं, डेट वे ले लेते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि हमने पूरा इनकार कर देंगे कि हम समझौता कर ही नहीं सकते। इसी से टेस्ट होता है कि हम कितने ज्यादा इंटीग्रिटी वैल्यू को रखते हैं अपने अंदर। ये सवाल एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ रियल लाइफ एग्जांपल। एक रियल लाइफ एग्जांपल को दर्शाते हुए बताओ तो जरा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर।
चलो डीसी को बोल दो। तुमको बोलना है, पहले इन लोग को बोलने दो तो। चलो बाहर उठा लो, उठा लो, उठा लो। सर ऐसा तो बहुत सारा सा एग्जांपल है सर। जैसे कि आज के भी क्लास में सर हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में सब पढ़ा, जो कि अपने इंटीग्रिटी के चलते उनका किलिंग हो गया, लेकिन वो अपने इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को मतलब त्यागे नहीं, मतलब छोड़े नहीं, सत्यनिष्ठा से काम किए। वेरी गुड। थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल और दे दो, अपना रियल लाइफ एग्जांपल बता दो, या फिर जो तुमने देखा अपने आंख से। ठीक है, मेंटल एग्जांपल दे सकते हो, नो डाउट। और भी, क्योंकि इसमें कहा गया कि रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए। रियल लाइफ से एग्जांपल एनीवे पास कर दो। तुम लोग बता सकते हो तो इसको भी सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, कभी बोल नहीं पाओगे। तुमको आता है बोलने? बोल। इंटीग्रिटी सर मेरा नहीं सर, मेरे पापा जी का। हाँ तो दो एग्जांपल बिल्कुल। जैसे एक बार सर ड्राइंग बुक लेने गए थे, ठीक, तो उसमें गलती से दुकानदार है ना 5 रुपया छूट गया उसका, मतलब 5 रुपया मेरा कम ले लिया। दोपहर था, गर्मी था सर, तो वापस गए ना, तो जब बोले पापा को तो साथ में ये भी बोले कि हमको पानी पीना है, तो पानी नहीं दिए, पहले बोले इसको रुपया देकर आप। हाँ तो सही बात, इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं किया। वेरी गुड। जी सर। ठीक है, तो आकाश को पास करो। क्या नहीं आ रहे हैं? ओके पास। यस सर, जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और वो उनको अगर कोई वो अपने ड्यूटी पे हैं और कुछ गलत हो रहा है और उनको कोई बोल रहा है कि ये गलत होने दीजिए और हम इसके बदले में आपको वो घूस जो होता है वो घूस देते हैं, तो सर अगर वो घूस ले लेते हैं तब तो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने इंटीग्रिटी पे तत्पर रहेंगे, बोलेंगे नहीं आप कुछ भी कर लीजिए, हम अपने सामने अपने ड्यूटी के टाइम में गलत नहीं होने देंगे अपने नेशन के प्रति, तो फिर सर ये अपने इंटीग्रिटी को आगे रखेंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ इंग्लिश में बोल बिल्कुल। अच्छा आंसर नहीं मिल रहा मुझे, और बेहतरीन आंसर चाहिए इसका। तो नहीं Sir, example, sir, the complete refusal of dowry by you is a great example that you did not compromise with your integrity. That is your work, means whatever the education you get from childhood, that dowry is very bad. It is social evils, and you did not take and did not compromise with, and that shows that your integrity. सही बात, बहुत इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। And also one example, that's in our family member there was a child marriage going on and we did not even involve in that. That shows our integrity. Excellent. And also in our village area there was one neighbor who is doing the same thing, like a child marriage. Before 13 or 14 years they were just marrying the girls and we directly refused to get involved in that. That's also showing the Integrity. Excellent. And also we never used to visit the Kaliyasthan temple just because the sacrifice of animal, and we always against of that. That's so we are against of the animals killing, which we know that it is very bad in our society. Very bad impact will be given to the animals. That is shows our integrity. ये होता है excellent. हाँ जो आगे कुछ होता अंकित है ये सर, जैसे कि सर हमारे आर्मी ऑफिसर्स हो गए सर, वो अपने इंटीग्रिटी के लिए अपना जान तक दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो
वो अपना, लेकिन वो सुरक्षा से पीछे नहीं हटते, सिक्योरिटी के, ह्यूमन सिक्योरिटी। और सब हमारे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपने इंटीग्रिटी के लिए अपना जान दे देते हैं, लेकिन हमारे अपने कंट्री का एक थोड़ा सा भी लैंड किसी दूसरे कंट्री को नहीं देते हैं। ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर। बहुत बढ़िया। यस ठीक है, समझ में आ गया ना जी? यस सर। बहुत अच्छा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए देख लो। हाँ, माइक पास कर दो। यस, पास टू पास समझाना है। बताओ क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट बोला हुआ कब तक कोड दिखवाते हैं, नहीं दिखवाते तुम लोग कोड समझ में आ गया ना? यहीं से पूछा जाता है इसी तरह सवाल। तो बताओ तो क्या है इसका मतलब? क्वेश्चन ये है कि if we have ambition is the passion of a great character with कुछ गोल रीच करने के लिए पहला एम्बिशन रहना चाहिए, उससे हमारा ग्रेट कैरेक्टर एक्सपोज होता है। द पर्सन विच फॉलोज दिस they perform very good or bad acts. It depends upon what we do. What? ठीक है, तुमने अच्छा रिकॉर्ड किया है। लास्ट का बताओ। All depends on the principles. तो प्रिंसिपल which direct them, इसका मतलब क्या है? तुम लोग डिकोड करवाओगे ठीक से क्वेश्चन को? लाओ तुम लोग क्या करोगे, समय बर्बाद करोगे तुम लोग। देखो इसमें क्या कहा गया है? ग्रेट एम्बिशन इज द पैशन ऑफ अ ग्रेट लीडर, ग्रेट कैरेक्टर। दोज इंडोर्ड विथ इट मे परफॉर्म वेरी गुड और वेरी बैड एक्ट्स, ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल विच डायरेक्ट देम। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रेट एम्बिशन है, जो आकांक्षा होता है, ये नो डाउट एक ग्रेट कैरेक्टर का ही पहचान हो सकता है। ग्रेट एम्बिशन कोई आलतू फालतू लोग नहीं कर सकते हैं। भारत को चेंज करना है तो ग्रेट पर्सनालिटी भी चाहिए, ग्रेट कैरेक्टर भी चाहिए। ये तो हम समझते हैं कि चलो ग्रेट एम्बिशन है तो ग्रेट पर्सनालिटी या ग्रेट कैरेक्टर उससे जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा ग्रेट एम्बिशन का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वो सही काम करेगा, वो गलत भी काम कर सकता है कि नहीं है? तो ये बोल रहा है कि ग्रेट एम्बिशन रिफ्लेक्ट करता है ग्रेट कैरेक्टर को, नो डाउट। मान ये अच्छा भी काम कर सकता है, गलत भी काम कर सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि किस सिद्धांत को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। समझे? बेस्ट एग्जांपल देख लो तुम लोग, एक तरफ ओसामा बिन लादेन को ले लो, एक तरफ महात्मा गांधी को ले लो। दोनों ही ग्रेट एम्बिशन है, ग्रेट कैरेक्टर है कि नहीं है? एक तरफ जो सिद्धांत था इनका, नॉन वायलेंस का सिद्धांत था, सत्य का मार्ग, है ना, जानते हो तुम लोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और एक तरफ इनका ओसामा बिन लादेन का, या फिर डिक्टेटर कंट्री भी ले सकते हो, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होगा जर्मनी का जो हिटलर है, उसका एग्जांपल ले लो।
वो भी तो ग्रेट एम्बिशन था कि जर्मनी को हम यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री बनाएंगे, है कि नहीं है? वो भी सामान्य आदमी नहीं सोच सकता है, ये नेपोलियन टाइप के लोग या फिर हिटलर टाइप के लोग ही सोच सकते हैं इस तरह का। उनका भी क्या था, ग्रेट कैरेक्टर था, ग्रेट एम्बिशन था, मगर उसने गलत काम किया है। क्यों? जो सिद्धांत इन्होंने फॉलो किया, क्या सिद्धांत फॉलो किया कि यदि हम ज्यूस को जेनोसाइड कर दें तो कंट्री हमारा महान हो जाएगा। क्योंकि ज्यूस लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पीछे से स्टैप किया है जर्मनी को, जिसके वजह से जर्मनी डिफीट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये आरोप लगाए जाते थे ज्यूस को कि ज्यूस क्या है, एंटी नेशनल है और ये हमारे रेस के नहीं है, ये बाहर के रेस के हैं, इसलिए जीना हराम करके रख दिया गया था ज्यूस का, तुम लोग जानते हो। तो सही बात है कि नहीं है? आंसर ही दे ही दिया मैंने तुम लोग को, है कि नहीं है? मुझे सवाल है, अब सवाल स्टार्ट होता है, नीचे देख लो। स्टेटिंग एग्जाम्पल मेंशन द रूलर्स हु हैव हार्म सोसाइटी एंड कंट्री। इसमें रूलर्स कहा जा रहा है, तो लिख दो बढ़िया से। हिटलर का एग्जाम्पल ले लो, स्टालिन का एग्जाम्पल ले लो, है ना? इसमें गद्दाफी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लीबिया का जो था, हाँ उसका भी ले सकते हो, ठीक है ना? मतलब उसने सोसाइटी को हार्म किया है, तो सोसाइटी देखो उसका तो थोड़ा रिलीजियस का मैटर था। बख्तियार खिलजी जो बात कर रहे हो तुम, है ना, वो थोड़ा रिलीजियस टोन की तरफ था। उसने लोगों को भी ज़्यादा मारने से ज़्यादा उसने मंदिर को डिस्ट्रॉय किया है, लोग को तो मारा ही है उसने, नो डाउट। मास किलिंग जितने भी किए हैं उसका नाम ले सकते हो, और नाम लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रहे कोई विवाद ना हो जाए वहाँ पे, इसलिए इंडिया का नाम मत ही लो, है ना, विवाद से यदि बचना है तो। हमको बहुत कुछ पता है, हम बहुत कुछ नहीं बताना चाहेंगे। क्यों? अरे आप पेपर लिख रहे हैं, आपको चेक करने वाला, है ना, सब धुरंधर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, सब कुछ जानते हैं, वो भी साइलेंटली पेपर चेक करते हैं, उसमें कोई चीज़ रेडिकल नहीं दिखना चाहिए। और जो विख्यात रेडिकल एलिमेंट है उसको तो तुम लिख ही सकते हो, जैसे हिटलर हो गया, स्टालिन हो गया, गद्दाफी हो गया लीबिया का, नेपोलियन हो गया, बात समझे ना? कोट कर दो, हो तो गया 2-3। एंड हु वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, दूसरा क्या है कि इसने सोसाइटी के लिए काम किया है। बहुत सारे, नेल्सन मंडेला हो गए, बाहर का ही एग्जाम्पल लेना हुआ था, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन हो गए, है ना, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर हैं। और किनका एग्जाम्पल देना चाहोगे? बी आर अम्बेडकर देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है, बुद्ध बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ रूलर्स नहीं थे, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ देखो कितना अच्छा किया है, वो रूलर्स नहीं थे। तो रूलर्स में देखो, रूलर्स में देना पड़ेगा, क्यों नहीं? अशोका सम्राट थे कि नहीं थे? अशोक का नाम दे दो ना। क्या कंट्रोवर्सी? हाँ तुम फिर तो छंड अशोक से जो धम अशोक का जो यात्रा हुआ था उसको तुम भूल गया क्या? तो फिर तो यात्रा हो गया तो खत्म हो गया बात। तुम कल से कोई उठ ही नहीं रहा था, 10 बजे उठ रहा था, अब कल से तुम 4 बजे उठना शुरू कर दिया, और ये 4 बजे जब तक घंटे में प्राण रहा तुम्हारा तब तो 4 ही बजे तुम उठ रहा था, तो हो गया 10 बजे पहले मैटर खत्म हो गया बात समझ रहे हो ना? देखो आदमी कभी भी उठ सकता है अपने लाइफ में, और अशोक सम्राट, जो सम्राट अशोक है वो भी इसी तरह उठे थे, है कि नहीं? इनके बारे में बेस्ट एग्जाम्पल होगा अशोक, क्योंकि अशोका के बारे में तो मैं तुम लोग कई बार बताया हूँ कि अशोका अपने सब्जेक्ट को चिल्ड्रन समझते थे, सबको अपना बच्चा की तरह देखते थे। बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है अशोका। और बताओ, वेरी गुड, अकबर बेस्ट एग्जाम्पल। और बाहर का थोड़ा रूलर्स को लाओ तो जरा, बाहर का कोई रूलर्स है? हाँ कोई रोम का रूलर है? शिवाजी लाओगे? अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर कोई ना। हाँ किसी ने बहुत, हाँ ये कह सकते हो कि जो इटली के जो पोप थे, पोप नहीं वो दूसरे वाले जो थे, गरीबल्डी के साथ जो काम किए थे, इमैनुअल समथिंग कुछ थे ना, एमैनुअल करके कुछ थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया इटली के यूनिफिकेशन में, है ना? वही मैं इमैनुअल का बात कर रहा हूँ, जिन्होंने गरीबल्डी को भी हेल्प किया था देश को यूनिफाई करने के लिए, ये हो सकता है। और रसिया का याद करो, रसिया के बहुत सारे प्रिंस थे, जार का एक प्रिंस भी थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए काम किया था, ऐसा कुछ था ना जी। तो ठीक है, इंडिया की तरफ से 2 मिल गया ना तुमको, अशोका और अकबर कोट कर सकते हो। हाँ बोलो।
कौन माओ जेडंग का बात कर रहे तो मारे कान के नीचे। माओ जेडंग को ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है। कौन सा वो उस मूवी में जो दिखाता है डिक्टेटरशिप का जो है वो तो रूलर ही कहलाएगा, कंट्री जो डिक्टेटरशिप वाला। हाँ तो रूलर नहीं कहलाएगा, रूलर नहीं रूलर नहीं कहलाएगा। अच्छा सवाल है, मैं रूलर नहीं कहलाएगा। रूलर पहले वाला प्राचीन नोमेनक्लेचर। अभी इसको हम बोलेंगे अलग, इसको हम एरिस्टोक्रेटिक बोल देंगे, ऑटोक्रेटिक बोल देंगे, डिक्टेटर बोल देंगे, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देंगे। रूलर नहीं बोलेंगे, रूलर वाला खत्म हो गया पता। हाँ किंगशिप चलेगा, किंगशिप वाला चीज़ नहीं है अभी, वो खत्म हो गया। वो मेडिवल इंडिया के मेडिवल वर्ल्ड के साथ साथ चला गया। वो जब मॉडर्न वर्ल्ड में आए ना, किंगशिप खत्म हो गया। जैसे अंग्रेज लोग आए तो किंगशिप खत्म कर दिए लोग। हाँ मगर ये अच्छा सवाल, अच्छा मतलब सवाल नहीं बोलूँगा। अच्छा तुम्हारा लिंक ये है, मगर वर्ल्ड का जो मेडिवल वर्ल्ड था और इंडिया का जो मेडिवल इंडिया है वो डिफरेंट है। तो तुम्हारा चला था रिनांसस पीरियड है वो तुम्हारा मेडिवल। हाँ यदि एंशिएंट बात करूँ तो फिर चला जाएगा रोम का, वो बहुत पीछे चला जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर वो इजिप्शियन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में चला जाएगा बात, वर्ल्ड का यदि एंशिएंट बात करूँ तो। मैं ये समझ में आया तुम लोग को ना। तो चलो इसका तो आंसर मैंने ही दे दिया। चलो अब दो, इसको ही दो, नीतीश को दो। हम चाहते हैं नीतीश बोले इस पे। जी सर। पहले भी इसका आंसर दे चुके हो। बात तो सही है सर, जो इनका कोटेशन है किसी देश को अगर बढ़ाना है तो सर 3 टीचर ही, एक तरह से इनके हिसाब से टीचर ही है, माता पिता और शिक्षक। ये मीन्स ये जो है जो बोलते हैं ना, घर बनने से पहले जो होता है बेस लेवल, ये इन्हीं से आता है, माता पिता और टीचर से, किसी भी चीज़ का। और एक कंट्री का डेवलप होने के लिए एक इंडिविजुअल का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इंडिविजुअल इसी 3 चीज़ से के इन्फ्लुएंस से अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। क्या चीज़ से रिलेटेड कंट्री कैसा होना चाहिए पहले वो देखो। करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त और ब्यूटीफुल माइंड। यस सर। ब्यूटीफुल माइंड का मतलब क्या? हाँ, पीस, पैशन और हाँ तो यस सर कि ये है जस्टिफिकेशन है इसका कि करप्शन फ्री। जब बच्चा का बेस वैल्यू अगर बेस्ट रहता है, जो वो देखेगा सीखेगा। हम लोग को तो पता है कि पहला टीचर माता होती है सभी का, तो यहाँ से उसका बेस वैल्यू किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का, किसी भी पीपल का, पर्सन का वैल्यू बनेगा। पहले जैसा वैल्यू बनेगा उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा आगे जाके। तो वो वैल्यू जो है अच्छा और बुरा दोनों इसी चीज़ के इन्फ्लुएंस से आता है, यही माता पिता और टीचर के इन्फ्लुएंस से। कि जैसे कि अच्छा बनाना है, करप्शन फ्री बनाना है, तो वो माता पिता से सीख सकता है कि उनका बिहेवियर क्या है घर में किसी काम को लेके। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाते हैं, कभी निगेटिव टोन में नहीं फंसते हैं, वो जो उनका लाइफ देख के वो बच्चा सीखेगा, वही परफॉर्म करेगा बाद में जाके। और यही कंट्री के लिए भी सेम चीज़ होगा। एक पिता से क्या सीख सकते? एक पिता है, हाँ तोड़ना पड़ेगा सर, तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक माता का है, जैसे कि ब्यूटीफुल माइंड, तो एक ये क्या बोलते हैं, वुमन से बेटर ब्यूटीफुल माइंड किसी का नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ पीस, मैनेजमेंट और हाँ कॉम्पेशन, सिंपैथी के टर्म में मदर वुमेन आएगी सबसे ज़्यादा। और ये चीज़ वैल्यू अंदर ला के एक स्टूडेंट या पर्सन कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा है फादर से हम लोग जो है हाँ करेज सीखते हैं, साहस
और कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना है, और एक्टिवनेस हो गया, करेज हो गया, और हार्ड वर्क हो गया, लीडरशिप क्वालिटी भी हो गया। ये सब चीज़ जो ये सभी वैल्यू जो आते हैं वो एक फादर से सीख सकते हैं, तो ये भी कंट्री डेवलपमेंट में बेटर काम देगा। और एक टीचर तो गुरु ही हुए, तो वो एक ख़राब बच्चे को भी सही डायरेक्शन में पहुंचा सकते हैं अगर वो बच्चा अच्छे टीचर के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये फ़ायदा है। टीचर का होना कंट्री नेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई भी बच्चा का किसी गलत डायरेक्शन में चला जाता है बचपन में ही और निगेटिव टोन में चला जाता है, तो एक टीचर के वजह से वो फिर से सही मुख्य धारा में आ सकता है, उनके टीचिंग से, उनके बिहेवियर से, उनके समझाने से, इस तरह से। तो टीचर का भी बहुत ज़्यादा रोल है ये ब्यूटीफुल माइंड बनाने के टर्म में। और करप्शन मुक्त तो टीचर, एक तो टीचर हो गया कि सर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, वो निगेटिव टोन में दे ही नहीं सकते हैं। बात यह कि उनको सब चीज़ का कनेक्शन रहता है, सब चीज़ का नॉलेज रहता है कि क्या करने से, एक चीज़ करने से दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टीचर लोग कभी करप्शन के बारे में कभी भी सुझाव नहीं देती करप्शन करो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा। टीचर तो नॉलेजेबल है, तो ये इस सिनेरियो से अगर देखें तो करप्शन फ्री करने में टीचर का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है सही रास्ते में चले। तो इसको 6 का बी पढ़ो, 6 का बी। यस सर, किसी भी कंट्री का जो बेस माना जाता है सर, वो स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी के बेस पे ही माना जाता है। जैसे सर मान लीजिए कंट्री का क्या पूछ रहा है, क्या तुम बोल रहे हो, कहाँ बोल रहा है कंट्री का बेस पर, कहाँ कुछ बोला है सर? जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए सर। ऐसे बोलो ना, हाँ, अपने मन से काय डाल देता है सर उनको समझ ही में नहीं आता, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है, अपने हिसाब से जोड़ दोगे तो सर हम यही हो रहा है सबका। नो सर, नो सर, क्वेश्चन कुछ और है, आधा अपना दिमाग का क्वेश्चन और आधा वहां से उठाते हो। ऐसा गलती से मत पढ़ना बच्चे लोग, कि 150 वर्ड में देना है। यस सर डरा करो ना, 150 वर्ड देके डरा करो तुम लोग। यस सर, इसको मत लो कि एक 150 वर्ड से एक ही पेज में आ जाएगा, उसमें तो बाबू नंबर उठेगा ही नहीं वहां से। यस सर। चलो आप बताओ। तो सर इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए सर हाँ। इसका 3 बेस चीज़ होना चाहिए। स्ट्रेंथ होना चाहिए, पीसफुलनेस होना चाहिए और सिक्योरिटी रहना चाहिए। जैसे सर अब मान लीजिए अपने कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। हमारा आर्मी बहुत स्ट्रांग माना जाता है और है भी। तो अगर थोड़ा सा भी हमारे आर्मी लोग, मतलब हमारे जो फोर्स हैं, वो अगर लूज़ पड़ जाते हैं तो सर इसमें फिर हमारा जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अभी चंद्रा बाउंड्री पे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इधर कश्मीर, जम्मू कश्मीर इधर जो है उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें सर हम लोग का कंट्री नीचे आ जाएगा, डाउन पॉइंट पे आ जाएगा। और सर पीसफुलनेस पे आते हैं। अब पीसफुलनेस पे सर जैसे क्या है, हम लोग का एंशिएंट टाइम से ही है कि हम लोग पहले वार नहीं करेंगे किसी भी कंट्री पे। अगर कोई कंट्री हम पे पहले, जैसे हम दो कंट्री में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हम फर्स्ट वार नहीं करेंगे। हम ये कर सकते हैं उसको, जैसे वो वार कर रहा है उसके क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस करने के लिए सर। डिफेंस करने के लिए हम फर्स्ट में नहीं करेंगे, सेकंड में करेंगे। और थर्ड में सर स्ट्रेंथ। सर ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये दोनों है। और पीसफुलनेस में थोड़ा सा और लेना चाहेंगे सर टाइम। पीसफुलनेस जैसे होता है सर,
जैसे मान लीजिए कोई भी अगर बात विचार हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन जैसे अदर कंट्री के साथ, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वेपन्स वगैरह यूज़ करके ही हम ये कर सकते हैं। हमारा ये भारत का प्राचीन सिद्धांत है और ये संस्कार है, संस्कृति है कि हम कोई भी बात को पीसफुली मैनेज कर लेते हैं। ये हमारा भारत का खूबसूरती है। बहुत चलो, और बोला अच्छा पॉइंट बोले हो, सही पॉइंट। हाँ, उसको तो जरा अभिषेक को, तो अभिषेक कुछ और ऐड करना चाहो? और 7 नंबर भी तुमको ही पढ़ना है। 7 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी स्टूडेंट 7 की तरफ, 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर सकते हो। तुम थोड़ा सा प्रकाश डालो 6 बी में। मैं कहता हूँ सबसे उम्दा सवाल है 7 का। इंटरनेशनल इसमें सब बोला इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जैसे कि सर उदाहरण ले लीजिए सर, कोई व्यक्ति मतलब किसी मोहल्ले में भी रहता है, अगर अगल बगल पड़ोसी अगर शांति से सुरक्षित रहता है तो हमारा घर भी सुरक्षित कहलाता है। वही तरह से एक कंट्री का भी उदाहरण है, जैसे कि सर अगर हमारे पड़ोस कंट्री में अगर जैसे कि रिसेंटली देखिए सर अफ़गानिस्तान में सर जो भी सर इंसिडेंट हुआ सर, उससे सर कितना असर सर इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मतलब कहा गया कि स्ट्रेंथ और पीस एंड सिक्योरिटी। स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी में क्या अंतर है? स्ट्रेंथ मतलब सर, स्ट्रेंथ मतलब सर हमें से कितना क्षमता है सर। सिक्योरिटी मतलब सर हम अपने आप को सर कितना सिक्योर कर सकते हैं सर, डिफेंस। लेकिन क्षमता के हिसाब से सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, है ना? भी एसोसिएटेड भी है। स्ट्रेंथ अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा, सिक्योरिटी अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ के अंदर सिक्योरिटी है। हाँ, कह सकते हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, सिक्योरिटी अच्छा है इसलिए स्ट्रेंथ अच्छा है। वाइस वर्सा स्ट्रेंथ बहुत बड़ा हो गया। स्ट्रेंथ बहुत बड़ा, सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। देखो स्ट्रेंथ मतलब यदि कंट्री का जीडीपी 13 ट्रिलियन डॉलर, कंट्री में एग्रीकल्चर 30% कंट्रीब्यूट करे, कंट्री में 35 इयर्स वाले लोग बच्चे हैं, उसका 100% एम्प्लॉयमेंट है, कंट्री में पढ़े लिखे का बहुत ज्यादा रेशियो, स्ट्रेंथ है कि नहीं? कंट्री में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चले, आत्मनिर्भर भारत चले, स्ट्रेंथ हुआ कि नहीं हुआ? कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ मूव करे, स्ट्रेंथ हुआ कि नहीं हुआ? चाइना देखो, चाइना बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेंथ का, है ना? ट्रेड और कॉमर्स में हम बेस्ट रहेंगे वर्ल्ड के साथ, तो स्ट्रेंथ हुआ हमारा। तो स्ट्रेंथ सही बात है, स्ट्रेंथ बहुत बड़ा शब्द है, इसका ट्रेड और कॉमर्स से भी लेना देना हो सकता है। यस हाँ, यदि हमने एटम बम का परीक्षण कर दिया तो वो भी एक स्ट्रेंथ है, है कि नहीं? बिल्कुल, सिक्योरिटी एक स्ट्रेंथ है। तो ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ, पीस और सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इंटरनेशनल रिलेशन को रचने के लिए। यदि मान लो कि कोई कंट्री बहुत ही लूज है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, पीस एंड सिक्योरिटी, नेपाल एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल। नेपाल का क्या एजेंट है? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए हमको, हम जानते हैं यार, छोड़ दो नेपाल तो चलो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है, पाकिस्तान का बात करते हैं। पाकिस्तान का क्या एजेंट है जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहता है? सऊदी अरब भी वैल्यू नहीं देता है, सऊदी अरब बताता है कि सबका सुन्नी का तो सबसे डोमिनेंट जो पावर है वर्ल्ड में वो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब भी कहाँ हेल्प करता है पाकिस्तान को? क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, और यहाँ पे सऊदी अरब का ध्यान इंडिया की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा, जहाँ पे दोनों का सिनर्जी हो सकता है, दोनों का कोऑपरेशन हो सकता है, पीस भी है बहुत ज्यादा।
और पीस भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए स्ट्रेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंट्री देखो, जैसे हमारा कंट्री का स्ट्रेंथ अच्छा है तभी तो इंडियन ओशन में हम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं। इंडियन ओशन में मालदीव्स भी है, इंडियन ओशन में श्रीलंका भी है, इंडियन ओशन में मॉरिशियस भी है। इंडियन ओशन में जो इंडिया का जो रोल है वो तो बहुत बड़ा है ना, ये छोटे छोटे कंट्री के कंपेयर में। तो कंट्री केवल बड़ा होने से भी नहीं होता, हाँ बड़ा होना भी एक स्ट्रेंथ, ये भी आपको समझना होगा। ज्यादा पॉपुलेशन होना भी स्ट्रेंथ, बड़ा मार्केट होना भी स्ट्रेंथ है कि नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना 1.25 करोड़ देशवासी, तो ये भी तो एक स्ट्रेंथ है। एक बार एक एक घर से आदमी निकल जाएगा तो दिख जाएगा कितना 1.25 करोड़ देशवासी होता है, 25 करोड़ होता है ना। तो 20 करोड़ भी निकलेगा, 20 से 25 करोड़ आदमी निकलेगा घर से, एक आदमी निकले। क्यों? हमारे 25 करोड़ के आसपास है ना जी। तो फिर एक आदमी भी घर से बच्चा भी निकल जाए इस लंगोट में 25 करोड़ निकल जाएगा। इसलिए किसी को वहां पे जैसे यूट्यूब में आता है ना कि दान दक्षिणा दीजिए, बीमार है, अब तो आलम ये है, पहले आता था लिफाफा में कि हमारा बच्चा लोग का 8 सर्जरी हो रहा है, अब यूट्यूब पे आता है। भाई यूट्यूब पे हम ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिजिटल है। और हकीकत में होता भी है, जैसे सोनू सूद टाइप के एम्बेसडर जब आते हैं इस चीज को बोलने के लिए किसी का सर्जरी चल रहा है, प्लीज डोनेट करिए, तो हम हमारा रास्ता मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है ये जेन्युइन मान रहे हैं। और जब अननोन फेस कोई आता है और वो जो मानता है तो हम बेनिफिट और में चले जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ हमको समझना होगा कि स्ट्रेंथ समझिए, पीस मतलब क्या है। हम तो हर समय बोलते हैं कि हमने बुद्ध को दिया है फुल पीस, है ना, हमने गांधी जी को दिया है फुल पीस। हम डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, ये सिंपल से डिप्लोमेसी मतलब ही होता है पीस, जहाँ पे जैसे कि तुमने कहा कि वेपन से बात नहीं करेंगे, हम सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी का बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि न्यूक्लियर वेपन से पहले स्ट्राइक करेंगे, हमारा पॉलिसी है सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी, वो भी तो पीस का ही सूचक है। थर्ड वन इज सिक्योरिटी जैसे कितना अच्छा भूमिका बांधा है उसने आकाश में। आर्मी सीडीएस क्या सिक्योरिटी के प्रतीक है कि नहीं। और हम जो इस बार जो आईएनएस विक्रम दिया आर्यभट्ट जो भी था हमारे पास, हमने करके क्या किया कि हम नेवल से भी सुप्रीमेसी है, लैंड से भी है, अभी एयर से भी है। जो न्यूक्लियर ट्राइड जो बने थे ये भी तो सिक्योरिटी का मानक है। ये सभी चीज क्यों, क्योंकि जितना कंट्री ये सब में विकास करेगा उतना ही इंटरनेशनल लेवल पे उसका वॉइस रेज होगा और इतना ही कंट्री एक दूसरे की तरफ आएगी। अब वो जितना भी हमने भारत के बारे में बात किया ये टोटली एप्लीकेबल इजराइल के साथ भी बैठता है। इजराइल भी देखो स्ट्रेंथ में क्या बोले, इतना छोटा सा कंट्री है, मगर इजराइल तो बहुत ही ऊपर का कंट्री है। उसका इंटेलिजेंस का बात करो, सिक्योरिटी का बात होगा, है ना। क्या नाम है? मोसाद ही है ना। लंबा हिस्ट्री है उसका, ठीक है ना। एक छोटा सा कंट्री जो इतना बड़ा बड़ा पावर को हरा के बैठ के एकदम वैसे से बैठा हुआ, आप देख लीजिए, ठीक है। इजराइल को तो गलती से भी टच नहीं किया जाता है मिडल ईस्ट में। इसका तो इजराइल को टच करोगे तो जैसे बोलते हैं ना आग को टच करने के लिए जाते हो तो क्या होता है, धुआं लगता है या फिर एनर्जी रिटर्न होते हैं। इजराइल भी यही है, आग में पेट्रोल नहीं चलता। हाँ वही इजराइल हिला के रखा है मिडल ईस्ट को, पकड़ के रखा है, पावर को बैलेंस करके रखा है। इजराइल को अभी के टाइम में इजराइल से कोई वो नहीं कर, क्यों? बिकॉज अगर वो पीस कैसे, अरे मात्र इजरायली एक कंट्री है जहाँ पे ज्यूज को संरक्षण मिला है, ज्यूज को कहीं संरक्षण नहीं मिला। जर्मनी से मार के भगाएगा, पोलैंड से मार के भगाएगा, रसिया से मार के भगाएगा, हर जगह से मार के भगाएगा, करेगा क्या ये लोग? तो आके इन जगह पे आ गया और बोला इजराइल ये ज्यूज का जगह होगा। और ज्यूज तो जानते हो माइंड से ज्यूज जैसा कोई ज्यादा प्रोग्रेसिव अभी तक नहीं बना है वर्ल्ड में। ज्यूज लोग सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी कहलाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ज्यूज थे, तभी तो इनको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। इनको संरक्षण मिला कि नहीं मिला यूनाइटेड स्टेट्स में? तो ज्यूज तो बाय दिमाग बहुत तगड़ा है ज्यूज को, तो ये भी पीस है ना कि एक लैंड में जो
ज्यूस को संरक्षण देने के लिए और सिक्योरिटी ज्यूस इसलिए देखो इंटरनेशनल रिलेशन में उसका क्या स्ट्रेंथ है सब जगह, इसलिए तो इतना बात किया जा रहा है। हाँ सुनिए को देखो 7 का ए बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे परसेप्शन मेरे हिसाब से, तो इसमें बात करो मजा आ जाएगा इसको समझने। सर अभी का जो परसेप्शन है सर, नैरो परसेप्शन, जो सोसाइटी में देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, इस टाइप का नैरो परसेप्शन छोटा छोटा लेके चलते। हाँ सर वही समझा रहा सर। नैरो परसेप्शन का मेन कारण सर देयर इज क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन वन सेल्फ। अगर एक के अंदर मतलब एथिकल वैल्यू ना हो तो उससे नैरो परसेप्शन क्रिएट हो सकता है। नैरो परसेप्शन रिगार्डिंग व्हाट? मतलब देखो आप पॉलिटिक्स अब गुड लाइफ हाँ, टू बीइंग अ गुड पर्सन वो कम हो सकता है सर, अगर नैरो एथिकल वैल्यू कम हो तो। इस मॉडर्न टाइम में ये है सब्जेक्ट को समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आंसर देना। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक का ये सबसे बेस्ट सवाल लगा। एथिकल वैल्यूज का जो कमी है मॉडर्न टाइम्स में, इसकी वजह से एक अवधारणा बने हैं लोगों, अवधारणा है, पर्सनल अवधारणा, वो भी कैसा अवधारणा है? नैरो अवधारणा, छोटा वाला अवधारणा है अबाउट गुड लाइफ। लोगों को लगता है कि यही बेहतरीन लाइफ है। क्यों? क्योंकि एथिकल वैल्यूज का कमी है मॉडर्न टाइम्स में। इस रीजन से डिस्कस करो, बताओ ऐसा क्यों और ऐसा है तो क्या है, इसके बारे में बताओ। जैसे कि देना हाँ सर, जैसे कि मान लीजिए सर कोई भी एजुकेटेड हो जाता है ओनली ऑन पेन एंड पेपर, नॉट ओनली बाय माइंड। उनके पास सर नैरो माइंडेड रहता है कि सर सिर्फ अपना ही फैमिली को देखना है। वो लोग अपना माँ बाप को भी भूल जाते हैं सर, और वो लोग समझते हैं कि अपना फैमिली चला रहे हैं, दैट इज द गुड लाइफ, बट दैट इज नॉट एक्चुअली। ओके, और बताओ बिगर पिक्चर को आप पॉलिटिक्स में ले सकते हैं सर। हर किसी को लगता है सर सिर्फ अपना स्टेट ही तक कन्फाइंड रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, पर नेशन वाइड कोई सोचता ही नहीं है सर। यहाँ कुछ और हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे सर मेन क्वेश्चन का मतलब यहाँ गुड लाइफ का डेफिनेशन ही मॉडर्न टाइम में दिक्कत है। ये सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे गुड लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे सबका अपना अपने इस गुड लाइफ के टर्म में, उसके डेफिनेशन के टर्म में अपना लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि देखें तो अभी एक जो है इलीगल पर्सन, जो इलीगल वर्क करने वाला पर्सन अपने हिसाब से अपना लाइफ को गुड या बैड बना लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा फैमिली पल रहा है, मेरा फैमिली खा पी रहा है बिकॉज ऑफ द इलीगल वर्क। ठीक है, हम अपने बच्चे को का देखभाल अगर बढ़िया से कर रहे हैं किसी भी दूसरे रुपये से, इलीगल रुपये से, तो वो उसके हिसाब से ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन है गुड लाइफ का। तो यही यहाँ पे मॉडर्न टाइम में जो है यहाँ यही प्रॉब्लम है कि एथिकल वैल्यू का कमी है सबसे ज़्यादा, कि और इसका एडेप्टेबिलिटी जो है अभी के मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल, मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं लोग एथिकल वैल्यूज को, जिसके वजह से अपने हिसाब से लाइफ को गुड डिफाइन कर लेते हैं और ये सब चीज़ करते रहते हैं। जैसे कि सर एक तो एग्जाम्पल बताया वही इलीगल पर्सनस का, दूसरा है कि वही न्यूक्लियर फैमिली, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हाँ कि यहाँ पीस का नामो निशान बहुत सारे टर्म में मेजर आदमी में है ही नहीं कि पीस होता क्या है। पीस का मतलब ये नहीं कि पीस का मतलब ये है कि उसके घर में सुख शांति है तो वो बेटर है, वो सोसाइटी में क्या है वो उस हिसाब से पीस को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे भी एथिकल वैल्यू का कमी हो जाता है और वो अपने हिसाब से लाइफ को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस पे सभी को एक पॉइंट बोलना है कि इस पे गुड लाइफ को लेके अलग अलग परसेप्शन है लोगों, मानते हो कि नहीं? तो अपना परसेप्शन के हिसाब से बताओ और कहाँ एथिकल वैल्यूज को लैग कर रहे हैं। यस सर, इस तरह भी तो बोल सकते हो। यस सर, जैसे कि सर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अपने इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके और अपने जो भी एथिकल वैल्यू है उसको साइड रख करके करप्शन करते हैं। तो
वो अपने सोचते हैं कि ये गुड लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि ज़्यादा मन पैसा कमाएंगे तो हमारा फैमिली ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पे भी एथिकल वैल्यू का क्राइसिस हो जाता है। ठीक, बोलो एक एग्जांपल दो, तुम लोग भी रेडी रहे। ये सर अपने सोसाइटी में देख सकते हैं, जैसे कि जिस सोसाइटी में रिलेटिव पार्टनर लेते हैं वो ज़्यादा खुद का बेनिफिट के लिए सोचते हैं, जहाँ पे कॉमन गुड का जो अप्रोच नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एथिकल वैल्यूज लैक का प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगा, कैसे वो गुड लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं? ये भी तो बताना है कि गुड लाइफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सबको लेके चलना होता है ना, थोड़ी ना अपना खुद बेनिफिट के लिए कभी भी नहीं देखना है। तो ओके, अप्रोच तो ठीक है, पास करो। और अच्छे से हो सकता था। लो बोलो, अच्छे से खुल के बात करा करो। बोलो बाबू, दो एग्जांपल, घर का ही दो एग्जांपल। घर का सर, घर का नहीं सर, सोसाइटी का। जैसे कोई सर आदमी है कॉमन मैन, जो मतलब सर कोई नौकरी नहीं करता है, चोरी चकारी करता है, तो सर नेशनल को सर सर्विस नहीं देता है सर। सही बात है सर, शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है चोरी करेंगे तो खाएंगे बस। और फिर कोई भी कॉमन मैन, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो सर छोटा मोटा टैक्स पे नहीं करता है तो सर सर्विस नहीं देता है सर नेशनल। ठीक ठीक, वेरी गुड, पास। अच्छा बोले। यस सर, जैसे सर अभी एक रियल एग्जांपल लेंगे ग्राउंड लेवल का। अभी बिहार में जैसे लीकर बंद हो गया है, तो जो लीकर बेचता है ब्लैक मार्केट के थ्रू, उसको तो लगता है कि सर वो खूब पैसा कमाएगा, उसका लाइफ एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। बट वो तो अदर पर्सन के बारे में नहीं सोचता। जैसे बहुत से ऐसे आदमी हैं जो लीकर बंद होने के वजह से उनको अगर मिल जाता है ना, तो एक की जगह 4 पैक मार लेते हैं, तो उसका कंडीशन ख़राब हो जाता है, ना वो चल पाते हैं ना बोल पाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो बेचने वाला है ब्लैक मार्केटिंग जो करता है लीकर का, वो अगर थोड़ा सोचे एथिकल टर्म में, तो उसको भी लगेगा कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये लीकर जो बंद हुआ है, इससे और भी जितना थोड़ा बहुत अगर एथिकल वैल्यू था भी सोसाइटी में, वो भी बर्बाद हो गया है सर, मेरे व्यू से सर। अब ठीक है, अभी के सोसाइटी में जैसे कि सर बड़े बड़े कॉरपोरेट, जैसे कि वो खुद के डेवलप को समझ लेते कि हमारे मतलब सोसाइटी डेवलप कर गया। ऐसा नहीं, अभी के कोविड पेंडेमिक के समय में सर बड़े बड़े कॉरपोरेट खुद डेवलप हो गया, लेकिन अपने सोसाइटी में कितना भुखमरी आ गया सर। ये मतलब मिसिंग था सर एथिकल वैल्यू, कि मतलब सिर्फ मतलब सेल्फ डेवलप के तरफ ध्यान दिए, सोसाइटी डेवलप पर ध्यान नहीं दिए। बहुत ठीक है, तुम लोगों ने ढांचा तो खींच दिया ना, चलो अभी पास कर दो यार, किसको दे दो। तुम क्वेश्चन को डी को इंटरप्रेट करो, बहुत ही अच्छा सवाल है सेकंड में। और यदि कल मेरा क्लास तुम अटेंड करते ना, एडिटोरियल डिस्कशन, तो इसका आंसर तुम दे पाते। आई होप तुम समझ पा रहे हो। सही बात है। गिनी कोफिशिएंट के बारे में बात किया है। बताओ सर का जो आंकड़ा है उसको एग्जाम पर रख दे, ऐसे केवल रख दे, समझ रहे हो ना आकाश? कल जो एडिटोरियल जो बताया तुमको, पहला एडिटोरियल, उसको ऐसे रख दो, उसको एक वर्क कंप्लीटेड। सही बात है ना? सही बात। तो बताओ इस क्वेश्चन को एक वर्ड में क्या कहा जाए? वही सर, गिनी कोफिशिएंट का मामला। इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी है सर पूरा, क्योंकि सर जैसा देखिए क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि सिर्फ जो है
नेशनल वेल्थ के बढ़ने से इक्वलिटी नहीं आ जाएगा पूरी कंट्री में। क्वेश्चन करने का यही मीन्स है। और ये जो है बढ़ा जो है इंक्रीज नेशनल वेल्थ जो है ये क्रिएट कर रहा है कि दो भाग में, एक स्मॉल माइनॉरिटी है लेकिन फुल मेजोरिटी में है इन टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा है कि मेजोरिटी में है लेकिन फुल कोलैप्स है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वी कैन से सर। जैसे अभी देखें कि क्राइसिस के समय में कि कैसे इस गिनी कोएफिशिएंट और ज़्यादा बढ़ते चला गया है। और इसका मेन एग्जांपल बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट का बढ़ना, कि सिर्फ कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारा ज़्यादा जो है वेल्थ उन्हीं के एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है होल्ड कर लिया जा रहा है, जिससे कि मेजोरिटी के पास नहीं हो जाता, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। इस टाइप का जो है ये सब कुछ यहाँ पे है नहीं, होल्डिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा होल्डिंग हो रहा है वेल्थ का। और इसमें बोला जाए कि नेशनल वेल्थ बढ़ने से सिर्फ ये हम आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि सब इक्वल है। जैसे कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये दो तो जो ये सबको फायदा। हाँ ठीक है, समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। Yes. इसी को बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही है, इसको